नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना और जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करने और समाज के ऐसे व्यक्तियों को पहचान दिलाने का अनूठा मंच है जो सीमित संसाधनों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और प्रेरणादायक कहानियां पूरे देश तक पहुंचती है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के कौशल और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के मिशन और जनसेवा के उद्देश्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में संगठनात्मक दिशा और स्थानीय नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रशिक्षण वर्ग में आप सबके बीच में आया हूं तो जो लंबे समय तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगातार जो चुने जाते हैं, लगातार जनता जिनको आशीर्वाद देती है, सच में उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसी कारण से जनता बार बार उनको मौका देती है। तो उनका जीवन संघर्ष हम सब के लिए एक पाथेय होता है, यानी कि हमको उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने संस्कारों में लाना चाहिए, अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, अपने कार्य व्यवहार में लाना चाहिए, अपनी कार्य संस्कृति में उसको सम्मिलित करना चाहिए कि कैसे पार्टी के साथ समन्वय बनाते हुए जन सेवा को आगे बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से तालमेल बनाया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से लगातार जनता का स्नेह हमको प्राप्त होता है और जनता भी बहुत सारे चीजों को देखती है। एक किसी घटना से कोई बहुत किसी का मूल्यांकन हो जाए, एक घटना से कोई बहुत ऊपर आ जाए, एक से बहुत नीचे आ जाए, फर्क पड़ता है, प्रभाव होता है, लेकिन बहुत सारा जब जनता वोट देने जाती है तो बहुत सारी चीजों का। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया है वे पहले ही बीजेपी से बाहर हो चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको जहां जाना था वे वहां पर पहुंच चुके हैं और जनता ने अपने फैसले से उन्हें स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसमें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था, उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, वो कहीं ना कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। पार्टी का पूरे राज्य के अंदर और वो देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते। उधर उत्तराखंड में आपको बता दें कि बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने दरअसल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका वजूद समाप्त और नेतृत्वहीन हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी के विकास कार्यों को जनता समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने निष्कासित नेताओं को कांग्रेस में जाने पर फूस पटाखे करार दिया और साथ ही साथ कांग्रेस को आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह नाउम्मीद बताया। आपने जो बात कही, एक तो कांग्रेस का अस्तित्व ही उत्तराखंड में खत्म है। आज जहां उनके नेता नहीं बचे, तो कांग्रेस में तो अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड में है। धामी जी के नेतृत्व में जहां पूरा प्रदेश
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आवाज कर रहा है, तो वहां कांग्रेस में एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि आज भाजपा के जो फुस पटाखे हैं वो किसी भी तरीके से भाजपा के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं जिन्हें भाजपा में स्थान नहीं मिला, वो कांग्रेस आज कहीं ना कहीं इकट्ठा करती फिर रही है। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि ना कांग्रेस के पास अपना कार्यकर्ता है, नेताओं में आपसी फूट है, ना उनका कोई संगठन बचा है। तो अब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं अनुशासन विहीनता के कारण या किन्हीं कारणों के कारण जो भाजपा से छूटे लोग हैं, आज कांग्रेस उन्हें इकट्ठा कर रही है। मुझे लगता है कि इससे साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस अपनी दिशा छोड़ चुकी है और आने वाले इलेक्शन में वो बिल्कुल भी नाउम्मीद हो चुके हैं। तो इसलिए ये कहना कि बड़े चेहरे, मेरा कहना यह है कि ये वो चेहरे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बनाया और अपने किसी ना किसी आचरण के कारण या व्यवहार के कारण आज हमारी भाजपा की अनुशासित पार्टी में वो अपने आप को रख नहीं पाए। तो आज कांग्रेस ने उन्हें इकट्ठा किया है। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में दरअसल पुलिस दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए शव को थाने के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मामला एक युवती के लापता होने और आरोपी युवक की तलाश से जुड़ा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, जो आज अभी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहाँ तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया, नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। आक्रोश ये है, इनका आरोप यह है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है ना हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आरोप आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जांच करेंगे और उन जांचों की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उसका पंचायतनामा भरें और पोस्टमार्टम कराएं। हमने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि हम मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराएंगे। हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, उस पोस्टमार्टम जो भी होगा उसकी हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो ये सारी बातें हो गई हैं, अभी परिजनों से बात चल रही है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी होता है उसमें हम लोग के जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो करें। नहीं, अब ये तो संभावना वाली बातें हैं, इसका तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो इसके क्या कह सकते। उधर आपको बता दें कि नानक मत्ता में दरअसल पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी अजय गणपति ने दरअसल जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दबिश टीम के 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। ये घटना 28 मार्च की है, जब पुलिस पॉस्को एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची थी, जहां पर महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच तेज कर दी गई है। तत्काल कार्रवाई करेंगे सर। देखिए, जो आज अभी घटना हुई है, हमारी एक पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जो दर्ज था उसमें प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारे नानक मत्ता क्षेत्र की पुलिस टीम गई थी। तो दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में तक की जो शिकायत के चलते पुलिस हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जो दबिश टीम में जो लोग गए थे, एक एसआई 3 कांस्टेबल, उनको लाइन हाजिर किया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है।
उधर धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने करवट ले ली है और रुक रुक कर बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फिसलन और जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं बाजारों की रौनक भी प्रभावित हुई है। लगातार बारिश के चलते औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में कर्मचारियों और श्रमिकों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे कामकाज और उत्पादन पर काफी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उधर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रूट निरीक्षण, सड़क सुधार, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंच, पार्किंग, बैठने और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संभावित रूट पर चल रहे निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रशासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तैयारियों में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उधर देहरादून में एसएसपी ने रायपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों को अपडेट रखने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और हिस्ट्री शीटों पर और वांछित अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को क्राइम डिटेक्शन किट और साथ ही साथ हथियारों के उपयोग का नियमित अभ्यास करने पर जोर दिया गया। एसएसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, बैरक और भोजन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। उधर चारधाम यात्रा को लेकर अब उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रबंधन, साथ ही यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के अनुसार यात्रा मार्गों को 137 सेक्टर और 42 जोन और साथ ही 15 सुपर जोन में विभाजित किया जाएगा, जहां पर अधिकारियों की लगातार निगरानी रहेगी और हर 10 किलोमीटर तक पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिन्हें वायरलेस और फर्स्ट एड किट से लैस रखा जाएगा। इसके साथ ही आपदा संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की विशेष तैनाती की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाए, ताकि कपाट खुलने से पहले यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से शुरू हो सके। देखिए, हमारी जो तैयारी जो है, जैसा आप अवगत होंगे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा जब संपन्न हुई तो उसके बाद से हमारी शीतकालीन श्रीधामों की यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारी व्यवस्था तो अभी चली रही है और विशेषकर ग्रीष्मकालीन श्रीधामों की यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधा हो और इनका जो ट्रैफिक जो है और जो वो धामों की जब यात्रा करे वो सुगम हो, सुरक्षित हो, ये रेंज पुलिस का अभी हमारा प्राइम उद्देश्य यही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरे समस्त यात्रा मार्गों को, जो कि आप टिहरी, पौड़ी और चमोली, उत्तरकाशी जनपद, जो जहाँ पर विशेषकर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीधामों की यात्रा करते हैं, और टिहरी और पौड़ी जो ऐसे ज़िले हैं वहाँ से काफ़ी ये ट्रांजिट होता है। जो मैक्सिमम जो चारधाम रूट है ये इन्हीं ज़िलों में आता है। इसके लिए समस्त रूट को 137 सेक्टर्स में विगत पिछले साल हमने डिवाइड किया था। इस साल भी लगभग उतने ही हम 137 सेक्टर्स में बना रहे हैं, जिसमें
42 जोन होंगे और 15 सुपर जोन होंगे। जो सुपर जोन जो होंगे उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक गजेटेड ऑफिसर्स की होगी। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में दरअसल गंगा किनारे खुलेआम शराबखोरी और हुड़दंग का मामला सामने आया है। यूपी नंबर की गाड़ियों में युवक तेज संगीत और हूटर के साथ मौज मस्ती करते नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि सख्त कानून व्यवस्था के दावों के बीच ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है। तो वीडियो भी यहाँ पर सामने आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज हूटर और यहाँ पर शराब जो है वो पी जा रही है। कानून के दावों की खुलेआम पोल खोल रहे हैं। आस्था का अपमान है। हरिद्वार में आप देखिए किस तरीके से ये जो कुछ युवक हैं वो खुलेआम शराब पी रहे हैं और जाहिर तौर पर पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीयों में काफ़ी आक्रोश है कि आखिरकार इतने सख्त कानून के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। उधर आपको बता दें कि मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब गंगा स्नान के दौरान गहराई में समा रहे उत्तर प्रदेश के एक युवक को जल पुलिस और साथ ही आपदा राहत दल के जवानों ने अपनी तत्परता से सुरक्षित बचाया। शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आगरा के फतेहपुर सीकरी निवासी विनीत कुमार आकाश और साथ ही आयुष के साथ क्षेत्र में भ्रमण के लिए आया। शिवपुरी स्थित सबमिट होटल के पास गंगा घाट पर स्नान करते समय अचानक पैर फिसलने के कारण विनीत अनियंत्रित होकर नदी के मुख्य धारा और गहरे पानी में चला गया। वहीं तट पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल को जैसे युवक के डूबने की सूचना मिली, टीम ने बिना एक पल गवाए उफनती लहरों में छलांग लगा दी और जाबाज जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विनीत को डूबने से बचा लिया। उधर केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। बता दें आपको कि जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और एसपी ने संयुक्त निरीक्षण कर बर्फ हटाने, पैदल मार्ग सुधार और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और धाम में 3 से 4 फीट बर्फ हटाने के निर्देश भी दिए। वहीं बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए पुलिस और आईटीबीपी तैनात कर दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय और हमारी पूरी टीम द्वारा यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया गया था केदारनाथ धाम का। यहाँ पर अभी 3 से 4 फीट की बर्फ है, जहाँ पर हमारे पुलिस के 3 सिपाही और आईटीबीपी के 12 जवान इस वक्त तैनात हैं सुरक्षा में। हमारे यहाँ के जितना भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना किया गया। जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी जो रुकने की व्यवस्था है, उस सबका जायजा किया गया। हमारे द्वारा संबंधितों से फीडबैक भी दिया गया है पिछली बार का, और उसी के चलते हम लोग आगे बैठकों में भी इसको और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का पूरा निश्चय करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने आज पूरा इंस्पेक्शन किया है। बर्फ अभी 3 से 4 फीट की हाइट की है यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि हम लोग तत्काल बर्फ हटाने की जो टीम है उसको मोबिलाइज करेंगे और बर्फ हटा करके फिर यहाँ पर जो शॉप अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रिस्टोर करेंगे, उनको स्टेब्लिश करेंगे और जल्दी हम लोग दोबारा से टीम लेकर के आएंगे यहाँ पर, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सारा कार्य समय से पूरा कर सकें। वर्ष 2026 की जो यात्रा है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और एसपी मैडम खुद यहाँ के केदार सभा के हमको लेके और सब लोगों को साथ लेके यहाँ पे की स्थिति का जायजा लिया और हमारे साथ आज बैठक भी है और कल भी बैठक हुई है और बहुत चिंतित है कि सब कैसे यात्रियों की व्यवस्था हो, यात्रियों के अच्छे से दर्शन हो, यात्रियों को अच्छे से रहने की व्यवस्था हो। ये पहली बार यहाँ पे ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये पहल हुई है कि केदारनाथ में एक बार हम सब लोग साथ जाके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले। जय बाबा केदार।
उधर देहरादून के लाडपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा करने वाले युवक की पुलिस कस्टडी में मौत से सनसनी फैल गई। नशे में धुत युवक ने पहले पंप पर उत्पात मचाया और पैसे देने से इनकार किया, जिसके बाद अब पुलिस उसे हिरासत में ले गई, लेकिन कुछ ही देर में हवालात में उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं। अब ये घटना महज संयोग है या फिर कस्टडी में लापरवाही, इसकी जांच की मांग तेज कर दी गई है। आज दिनांक 28 मार्च को लगभग 3:15 बजे 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। लाडपुर के पेट्रोल पंप के कर्मी द्वारा सूचना दी गई थी कि शराब पीकर एक व्यक्ति द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसके द्वारा पेट्रोल भराया गया है, जिसके कि उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। इस सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति जो कि उसके द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा था, उसको 185 NB एक्ट में थाने में लाते हुए उसको हवालात में दाखिल किया गया। काफ़ी उसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद निगरानी द्वारा जब चेक किया गया तो वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था और बेसुध पड़ा था। इस पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उसको कोरोनेशन अस्पताल लाया गया, जहां पर कि डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो मजिस्ट्रियल जांच है और जो जुडिशियल जांच है उसके लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में किया जाएगा और यदि जांच के दौरान किसी की भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से सुहावना रंग दिखाया है और रविवार सुबह से ही बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे कि ठंडक बढ़ गई है। वीकेंड्स और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचे हैं, जिससे कि माल रोड और कैंपटी फॉल्स जैसे पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिल रही है। सुहावने मौसम का आनंद ले रहे सैलानियों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई है और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।